हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। और इंडियन एविडेंस एक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 30। सेक्शन 24 से लेके 29 तक हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज सेक्शन 30 वो सेक्शन है जहां पर ये बताया गया है कि अगर कोई अपराध किया जाता है और उसमें दो अपराधी होते हैं, यानी दो या दो से अधिक सह अभियुक्त होते हैं, तो उनमें से किसी एक के द्वारा अगर कोई साक्ष्य दिया जाता है उस क्राइम से रिलेट, तो वो कितनी वैल्यू वहां रखता है। तो हमारा सेक्शन है सेक्शन 30। और सेक्शन 30 क्या है? एविडेंटरी वैल्यू ऑफ को एक्यूज्ड। सह अभियुक्त के द्वारा जो सह स्वीकृति की गई है वो कितनी वैल्यूएबल है या वो क्या यहाँ पर मायने रखती है, आज हम इसको देखने वाले हैं। तो सेक्शन 30 की जो डेफिनेशन है, बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन में उसकी क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण होना चाहिए। अपराध यहाँ किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया है और उन सबका यहाँ पर विचारण यानी कि ट्रायल हो रहा है। वहां पर सेक्शन 30 अप्लाई होगा। सभी अभियुक्त का संयुक्त विचारण होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जितने भी अभियुक्त हैं उस क्राइम से रिलेट करते हैं, उस क्राइम को कमिट जिन्होंने किया है, उन सबका वहां पर संयुक्त रूप से विचारण ट्रायल चलना चाहिए। अलग अलग अगर ट्रायल चल रहा है तो सेक्शन 30 अप्लाई नहीं हो रहा है। वहां पर जो सह अभियुक्त के द्वारा की गई जो सह स्वीकृति है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम यहाँ सेक्शन 30 में एक ही क्राइम से रिलेट की बात कर रहे हैं, उनका विचारण भी एक साथ ही होगा। एक ही अपराध के लिए होना चाहिए, अलग अलग क्राइम के लिए नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए किसी ने हत्या की तो उसको हत्या के लिए उसका ट्रायल हो रहा है, किसी ने अगर चोरी की है तो उसका चोरी के लिए हो रहा है। यहाँ अगर मान लीजिए किसी ने कोई मर्डर किया है तो उन सभी को एक्यूज का एक साथ ही उसी मर्डर के लिए ही ट्रायल होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या था हमारा? एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण होना चाहिए, सभी अभियुक्तों का संयुक्त विचारण होना चाहिए, एक ही अपराध के लिए होना चाहिए, एक अभियुक्त द्वारा सह स्वीकृति करना जो उसे तथा सह अभियुक्तों को प्रभावित करे। अब एक्चुअल पॉइंट यहां से शुरू हुआ है कि जब सभी जो को एक्यूज्ड हैं, सभी जो सह अभियुक्त हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा वहां पर सह स्वीकृति कर ली गई है। सह स्वीकृति ये कर ली गई है कि ये अपराध मैंने किया है और मेरे साथ मिलकर बाकियों ने किया है जो उसके साथ में ट्रायल में है, यानी मैंने किया है और मेरे साथ इन सब ने मिलके किया है। तो यहाँ पर उसके द्वारा ये जो सह स्वीकृति है, ये जो कन्फेशन है, वो उसको तो प्रभावित करेगा ही करेगा और जो बाकी है उनको भी प्रभावित इफेक्टेड करेगा। कैसे करेगा? कि उसने अगर सह स्वीकृति की है और ये बताया है कि उन लोगों ने भी की है, तो ये एक एविडेंस तो पहले से ही क्रिएट उसने कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सह स्वीकृति विधिक रूप से साबित की जानी चाहिए। सह स्वीकृति को यहाँ पर विधिक रूप से साबित किया जाना भी जरूरी है। ये सह स्वीकृति जो सेक्शन 30 में एक को एक्यूज्ड के द्वारा जो की गई है, ये सह स्वीकृति न्यायालय विचार में लेगा। अब विचार में लेगा, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज में भी लिखा है और विचार में लेगा मैंने इसलिए जोर देके कहा है क्योंकि जो साक्ष्य होते हैं उसको उनका क्या कौन कौन से जो है वो साक्ष्य होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है आपका? मौलिक साक्ष्य हो गया। 3 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। पहला साक्ष्य होता है आपका मौलिक साक्ष्य,
दूसरा साक्ष्य होता है आपका संपुष्टिकारक साक्ष्य, और तीसरे जो साक्ष्य हैं वो ये हैं क्या, विचार में लिए जाने वाले। यानी कि ये साक्ष्य विचार में लिए जाने वाला एविडेंस आएगा। सेक्शन 30 विचार में लिए जाने वाला एविडेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये एक कमजोर साक्ष्य माना जाता है। अब आप सोच रहे हैं ये कमजोर साक्ष्य कैसे माना जाता है? सपोज कीजिए कि 3 लोगों ने मिलकर ए बी सी इन तीनों ने मिलकर डी की हत्या कर दी। ठीक है, तो ए यहां पर क्या बन जाएंगे, सरकारी गवाह बन गए, और इन्होंने क्या कहा कि मैंने, यानी कि ए ने और बी और सी के साथ मिलकर हम तीनों ने डी का मर्डर किया है। तो जो कन्फेशन करता है, जो वहां पर कन्फेशन करेगा, वो ये माना जाता है कि इसने कन्फेशन क्यों किया है, ताकि शायद इसकी सजा में कमी हो जाए, उसको कुछ रिलीफ मिल जाए, और बाकियों को वो रिलीफ नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो वो जो रिलीफ लेने के लिए, उसकी सजा में कमी होने के लिए उसे जल्दी छोड़ दिया जाएगा, या कुछ भी इस तरीके की जो आपको सुविधा दी जाएगी, ये माना जाता है कि उसको इस तरीके से उकसाकर या बहकाकर वो साक्ष्य लिया जा रहा है, तो ये इनके प्रति झूठ भी बोल सकता है। इसलिए सेक्शन 30 का जो एविडेंस होता है ये एक कमजोर साक्ष्य माना जाता है। ये साक्ष्य एक तब ज्यादा जरूरी माना जाता है जब ये बाकी जो एविडेंस होते हैं उनसे कोरिलेट कर लेता है। अगर कहीं पर भी बाकी एविडेंस में कोई हल्की सी कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सेक्शन 30 का जो एविडेंस है, जो सह अभियुक्त के द्वारा जो सह स्वीकृति की गई है, उसको वो जो कमी है वो भरने के लिए उसका एविडेंस लिया जा सकता है। अदरवाइज इस एविडेंस को एक कमजोर साक्ष्य माना जाता है। तो कमजोर साक्ष्य मानने के और रीजन क्या क्या हैं? सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसके द्वारा जो एविडेंस दिया जाता है, को एक्यूज के द्वारा जो एविडेंस दिया जाता है, जो कन्फेशन किया जाता है, उसकी कभी भी जिरह नहीं होती। वो सबसे पहला क्या कारण है कि उसकी जिरह नहीं होती। दूसरा कारण क्या है कि उसकी जो एविडेंस आती है वो अभियुक्तों के सामने नहीं आती। जब कोर्ट में ट्रायल चलती है तो अभियुक्त के सामने, उसके सामने क्या आता है, एक साक्ष्य देने के लिए विटनेस आता है, पर यहाँ पर ये विटनेस देने के लिए नहीं आता है, इसकी जिरह भी नहीं होती है, और इसका क्या है, ये जो साक्ष्य है ये शपथ पर भी नहीं लिया जाता है। तो ये जो कुछ रीजन है जो क्या होते हैं, जो इसको एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य बना देते हैं। तो सेक्शन 30 हमारा यही बोलता है कि एविडेंटरी वैल्यू क्या है एक को एक्यूज्ड की। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है उसको न्यायालय विचार में ले सकता है। अब हम इससे रिलेट कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका केस कौन सा है, भुगोनी साहू वर्सेस सम्राट, AIR 1949 का ये मामला है। भुगोनी साहू सम्राट वाले मामले में यही कहा गया है कि जो इसकी जो एविडेंस वैल्यू है उसके बारे में बताया गया है कि केवल सह अभियुक्त के कहने मात्र से ही उसके सह अभियुक्तों को दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसकी जिरह हुई है, यानी कि ना ही तो उसकी प्रतिपरीक्षा हुई है, ना ही वो साक्ष्य पर आया है, साक्ष्य पे उसने ये बात कही है, और ना ही वो क्या है, ना ही उसने शपथ पर ये कहा है।
तो यहाँ पर ना तो उसने शपथ पर कहा है, ना ही उसकी जिरह हुई है और ना ही उसने अभियुक्त के सामने ये बात कही है। तो केवल इसके आधार पर कि एक अभियुक्त ने बाकी सह अभियुक्त को साथ में मिलाकर कन्फेशन किया है, तो यहाँ पर उसके आधार पर उसके साथ के को अक्यूज्ड को दोषित नहीं किया जा सकता है। कब दोषित किया जा सकता है? जो मैंने आपको बताया था कि जो अगर कोई कमी रह गई है, अगर बाकी एविडेंस उस चीजों को पूरा कर रहे हैं और हल्की सी अगर कोई कमी रह गई है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उस अभियुक्त के द्वारा जो सेंस स्वीकृति की गई है वो काम में ली जा सकती है। ये इस केस में कहा गया था। नेक्स्ट केस आता है आपका कश्मीरा सिंह वर्सेज एमपी मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1952 का है, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है। ये केस सेक्शन 30 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही चर्चा में भी रहा था। यहाँ पर कश्मीरा सिंह के द्वारा एक बच्चे को मार दिया गया और उसके साथ में 4 लोग और भी शामिल थे। निचली कोर्ट में जब मामला चला तो उनमें से एक व्यक्ति को, जो इन 5 में ट्रायल चल रहा था, एक व्यक्ति को उसमें से जब उसने कहा कि ये हमने चारों ने, यानी उस व्यक्ति ने और उसके अलावा चारों, जिसमें कश्मीरा सिंह भी शामिल था, हम चारों ने मिलकर इस तरीके से उस बच्चे का मर्डर किया है, तो जिसने ये कन्फेशन किया उसको मृत्युदंड दे दिया गया, वहां उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। इस बात के बाद में जब कश्मीरा सिंह ने ऊपर के न्यायालय में अपील की और अपील में इसने ये कहा कि केवल को एक्यूज, जो उसके साथ का सह अभियुक्त था, केवल मात्र उसके कहने से मैं दोषी नहीं माना जा सकता और उसके मात्र कहने से ही दोष सिद्धि नहीं दी जा सकती। और यहाँ पर इसको, क्योंकि इसके दोष सिद्धि उसको देने के लिए उसके कन्फेशन के अलावा अदर एविडेंस की भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर इसको अभियुक्त को बरी कर दिया गया और उसको सजा नहीं दी गई, केवल मात्र किसके को एक्यूज के कहने मात्र से उसको, सॉरी ये केस था, उसको सजा नहीं दी गई। अब आता है हमारा नेक्स्ट केस, दारा सिंह वर्सेज भारत गणराज्य, AIR 2011 का ये केस है। तो इस मामले में क्या कहा गया, ये मामला भी सेक्शन 30 से रिलेट है। मैं इसमें बता देती हूँ कि किसी एक सह अभियुक्त द्वारा अपराध की सेंस स्वीकृति किए जाने पर उसे अन्य सह अभियुक्त है उनके विरुद्ध काम में लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है, अब वो देखते हैं, जब उसके कथन से स्वयं को भी अपराधी प्रकट किया हो, प्रति परीक्षा का अवसर होना चाहिए और शपथ पर साक्ष्य होनी चाहिए। यह साक्ष्य केवल अन्य साक्ष्यों को अधिप्रमाणित करने या अधिमूल्यांकन करने हेतु सहायक हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि ये साक्ष्य कब काम में ली जा सकती है। जो इसमें कमियां थी, क्या कमियां थी कि वो साक्ष्य शपथ पर नहीं था। अगर वो साक्ष्य शपथ पर होता है तो उसे काम में लिया जा सकता है। जो इसमें ये सह अभियुक्त के द्वारा जो कन्फेशन हो रहा है उसमें वो स्वयं को भी बराबर का अपराधी मानता है। इस मामले में जो बच्चे का मर्डर का जो प्लान था वो कश्मीरा सिंह का था और उसने बाकियों को उसमें इन्वॉल्व किया था, बाकियों को उसमें इन्वॉल्व किया गया था। तो यहाँ पे प्लानर ये था और जिस व्यक्ति के द्वारा जो कन्फेशन किया गया था और उसने कहा था कि इसने मिलके किया, तो उसने ये बताया कि मैं इसके साथ में शामिल था पर बाकी सारा जो प्लान था वो इसका था। यानी ये हमसे थोड़ा सा बढ़कर, हम इसका जो लायबिलिटी है उस क्राइम के लिए हमसे ज्यादा है। इस मामले में ये कहा गया कि जहां पर सबकी लायबिलिटी उस क्राइम से रिलेटेड जो है
जो वो अपराध किया गया है सबके सब इक्वल बराबर अपराधी होने चाहिए। वो भी अपराधी होना चाहिए जिसने कन्फेशन किया है। शपथ पर साक्ष्य होनी चाहिए और साक्ष्य क्या होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। और जिसने साक्ष्य दिया है वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। जो वो बोल रहा है उसे पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है और किससे संबंधित उसके ये जो स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये सब चीजें होगी तो उस साक्ष्य को, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ हद तक उसे काम में लिया जा सकता है। तो सेक्शन 30 हमारा बस यही बताता है कि को एक्यूज के द्वारा जो कन्फेशन किया जाता है वो अदर को एक्यूज पर कितना अप्लाई होता है और वहां कहाँ कितनी हद तक उसे काम में लिया जा सकता है। बट एक चीज याद रखना, सेक्शन 30 के द्वारा जो भी आपको कन्फेशन, जिस व्यक्ति अभियुक्त के द्वारा, नॉट व्यक्ति, अभियुक्त के द्वारा जो कन्फेशन किया जाता है ये एक कमजोर साक्ष्य होता है, क्योंकि यहाँ क्राइम होने के बाद में कोई अपनी कन्फेशन कर रहा है और वो कन्फेशन अगर किया जाता है तो मैंने जैसे यहाँ बताया उसका ये माना जाता है कि वो अपने अपराध की जो सजा है उसको कम करवाएगा, इसीलिए वो सरकारी गवाह बन रहा है। तो वो अपने अपराध को कम करवाएगा और बाकियों को पनिशमेंट दिलवाएगा। तो आज का सेक्शन हमारा 30 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। थैंक यू।